चंदनपुर गांव अपने समय में एक आदर्श गांव माना जाता था। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, मिट्टी की महक और गांव के बीचों बीच बहती छोटी नदी इसे खास बनाती थी। लेकिन इस सुखद वातावरण में भी कुछ ऐसा था जो हर किसी को डराता था। गांव से कुछ दूरी पर स्थित कच्चा कालवा। यह रास्ता गांव के बाहर से होकर पास के दूसरे गांव काली माटी तक जाता था। हालांकि ये छोटा रास्ता था और समय बचाता था, फिर भी कोई इस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। यहां के बारे में गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी जानते थे। हर घर में इसे लेकर कोई न कोई कहानी सुनाई जाती थी। लोगों का कहना था कि इस रास्ते पर किसी की आत्मा का वास है। बुजुर्ग बताते थे कि वहां से जो भी रात के समय गुजरता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। कुछ लोगों ने इस रास्ते पर अजीब सी आवाजें सुनने और परछाइयां देखने का दावा किया था। 70 वर्षीय हरिया काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे, अक्सर कहा करते थे, ये रास्ता मौत का कुआं है। वहां कदम रखना मतलब अपनी जिंदगी का आखिरी दिन तय करना। कितने ही लोग वहां गए पर लौटकर कभी वापस नहीं आए। जो लौटे वे अपने होश खो बैठे। गांव की सबसे पुरानी और डरावनी घटना के बारे में हरिया काका ने एक बार गांव वालों को बताया था। कई साल पहले इसी रास्ते पर एक औरत के चीखने की आवाजें सुनी गई थी। वो औरत गरीब थी, अकेली रहती थी। गांव के लोग उसे चुड़ैल कहते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे जादू टोना करने के आरोप में मार डाला। उसने मरने से पहले सभी को श्राप दिया था। काका की बातों से डरकर हर कोई उस रास्ते पर जाने से कतराता था। लेकिन क्या यह सब सच था या सिर्फ गांव वालों की कल्पना? यह सवाल राजू के दिमाग में बार बार गूंज रहा था। राजू 25 वर्षीय युवा जो चंदनपुर का रहने वाला था, कुछ समय पहले ही शहर से पढ़ाई पूरी कर वापस लौटा था। उसने विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और तर्कवादी विचारों वाला था। वो भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। गांव लौटने के बाद राजू ने गांव वालों की कहानियों को ध्यान से सुना। हर कोई कच्चा कालवा के बारे में बात कर रहा था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठा था तो उसने कच्चा कालवा का जिक्र छेड़ दिया। तुम लोग इतने डरे हुए क्यों? राजू ने हंसते हुए पूछा। उसका दोस्त मोहन बोला, डर तो तुझे भी लगेगा अगर एक बार उस रास्ते पर चला गया तो। वहां कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता। राजू ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है। दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होते, बस लोगों की मानसिकता का खेल है। मैं खुद उस रास्ते पर जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब फर्जी है। राजू की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। उसके दोस्त उसे बार बार मना करते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अगर मुझे डर नहीं लगा तो क्या तुम सब मान लोगे कि ये सब झूठ है? राजू ने चुनौती दी। तू अपनी जान जोखिम में मत डाल। मोहन ने गंभीरता से कहा, अगर मैंने सच में कुछ देखा तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ नहीं होगा, राजू ने जवाब दिया। राजू ने तय कर लिया कि वो कच्चा कालवा के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। राजू ने अपने दोस्तों और परिवार के सभी समझाने के बावजूद कच्चा कालवा पर जाने का फैसला किया। ये गर्मियों की रात थी, आसमान साफ था और चांद की हल्की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। उसने रात के लगभग 10 बजे अपने कुत्ते शेरू के साथ जाने की तैयारी की। क्यों बेकार डर रहे हो सब लोग? आज इस रास्ते का सच सबके सामने आएगा, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके दोस्त मोहन और दीपक, जो उसके घर तक उसे रोकने आए थे, चिंता में डूबे थे। मोहन बोला, राजू मत कर ये सब। ये जगह सच में खतरनाक है। तुम्हारे डर ने ही इस जगह को खतरनाक बना दिया है। मैं देखता हूं इसमें क्या है। सुबह लौट कर आऊंगा, तब बात करना, राजू ने मजाकिया लहजे में कहा। उसने एक मशाल, एक लोहे की छड़ी और एक छोटी सी चाकू अपने साथ ले लिया। शेरू उसके साथ उत्साह से भौंकता हुआ निकल पड़ा।
जैसे ही राजू ने कच्चा कालवा पर कदम रखा, वहां का माहौल बदलने लगा। आसपास झाड़ियों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जबकि गर्मियों की रात थी। शेरू, जो अब तक खुशी से पूंछ हिला रहा था, अचानक सतर्क हो गया। रास्ता संकरा था, दोनों ओर ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। बीच बीच में सूखे पेड़ों की टहनियां झाड़ियों के ऊपर से निकल रही थी। मशाल की रोशनी में उनकी परछाइयां दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थी। कुछ दूर चलते ही राजू को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली रास्ता था। कौन है? देखो मत, लेकिन डराओ मत, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन शेरू अचानक रुक गया और तेज भौंकने लगा। उसकी पूंछ सीधी खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। राजू ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने भौंकना बंद नहीं किया। तभी झाड़ियों के बीच से सरसराहट की आवाज आई। राजू ने मशाल उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ये सब मेरा दिमाग है और कुछ नहीं, उसने खुद को समझाया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे हवा में अजीब सी गंध महसूस हुई। ये एक ऐसी गंध थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। न मीठी, न तीखी, पर फिर भी असहज कर देने वाली। तभी उसने देखा कि आगे रास्ते पर धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही है। ये परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजू ने जोर से कहा, कौन है वहां? सामने आओ। परछाई रुकी नहीं। उसके पास आते ही राजू को महसूस हुआ कि ये कोई इंसान नहीं है। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसने मशाल को और ऊंचा किया, लेकिन परछाई अंधेरे में गायब हो गई। उसकी घड़ी की सुइयां रुक गई थी। अब उसे समय का अंदाजा नहीं था। हवा में सरसराहट तेज हो गई और रास्ता और डरावना लगने लगा। तभी अचानक उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी जोरदार थी कि उसका कलेजा कांप गया। शेरू ने एक दर्दनाक आवाज में रोना शुरू कर दिया। शेरू, चलो यहां से, उसने डरते हुए कहा। लेकिन शेरू हिलने को तैयार नहीं था। राजू ने मशाल के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो एक बड़े सूखे पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंड महसूस हुई। पेड़ के पीछे से एक आकृति उभरने लगी। ये एक महिला थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे थे और उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थी। राजू का दिल धड़कना बंद कर देने जैसा महसूस हुआ। महिला हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि राजू अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। तभी महिला ने एक चीख के साथ कहा, क्यों आए हो यहां? राजू का शरीर ठंडे पसीने से तरबतर था। अंधेरे में उसे केवल उस औरत की काली आकृति दिखाई दे रही थी। वो हवा में तैरते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चीखें राजू के कानों में गूंज रही थी। क्यों आए हो यहां? उस औरत की आवाज जैसे उसके भीतर तक गूंज रही थी। राजू ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानना है कि इस रास्ते का रहस्य क्या है। लेकिन वो औरत बिना रुके उसकी ओर बढ़ती रही। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, राजू के शरीर में अजीब सी झंझनाहट महसूस हो रही थी। राजू ने तेजी से नीचे गिरी मशाल उठाई और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आग नहीं जली। शेरू बुरी तरह कांप रहा था और जमीन पर लेट गया। उसने भौंकना भी बंद कर दिया था। राजू ने हिम्मत करके शेरू को गोद में उठाया और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीर बांध दी हो। वो अपने कदमों को तेज नहीं कर पा रहा था। पीछे से उस औरत की आवाज आई, रुको, तुम भी उन्हीं में से हो जिन्होंने मुझे मारा था। तुम सबको मेरे श्राप का असर सहना होगा। राजू ने मुड़कर देखा। औरत का चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था।
उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। राजू ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को उस जकड़न से छुड़ाया और दौड़ना शुरू किया। शेरू को उसने अपने सीने से कसकर पकड़ लिया। रास्ते में झाड़ियों से अजीब अजीब आकृतियां निकलती दिख रही थी, लेकिन राजू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो गांव के पास पहुंचा तो उसकी सांस फूल चुकी थी, मशाल बुझ चुकी थी और शेरू अब भी डर से कांप रहा था। गांव में पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। मोहन ने दरवाजा खोला और राजू को देखकर वो चौंक गया। क्या हुआ? तू ठीक तो है? उसने पूछा। राजू ने हाफते हुए कहा, कुछ है वहां, कोई आत्मा। उसने मुझसे बात की। अगले दिन राजू ने गांव के बुजुर्गों को अपनी आपबीती सुनाई। हरिया काका और गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। हमने कहा था ना, उस रास्ते पर मत जाना, वो आत्मा तुझे छोड़ दे ये तय नहीं है, हरिया काका ने गंभीरता से कहा। राजू ने पूछा, ये औरत कौन थी? उसने कहा कि हमने उसे मारा है। क्या आप लोग जानते हैं इसका सच? तब हरिया काका ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया। 40 साल पहले एक विधवा महिला इस गांव के पास रहती थी। उसका नाम रुक्मणी था। वो गरीब थी और अकेली रहती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जादूगरनी समझ लिया। किसी ने अफवाह फैलाई कि उसने अपने जादू से एक किसान के बच्चे को मार दिया। गुस्से में आकर गांव वालों ने उसे कच्चा कालवा के पास मार डाला। वो मरने से पहले चीखी थी, मैं सबको श्राप देती हूं, जो इस रास्ते से गुजरेंगे वो मरेंगे। राजू ने कहा, अगर वो आत्मा अब भी वहां है तो हमें कुछ करना होगा। ये डर हमेशा के लिए नहीं रह सकता। हरिया काका ने कहा, ये इतना आसान नहीं है। हम कई बार उसे शांति देने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। राजू ने ठान लिया कि वो इस आत्मा को शांति दिलाने का तरीका ढूंढेगा। उसने गांव के पंडित जी से मिलने का फैसला किया। पंडित जी ने राजू को बताया, उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी अंतिम क्रिया पूरी करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वो आत्मा अब क्रोध और बदले की शक्ति से भरी हुई है। हमें हवन करना होगा और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा आ सकती है। राजू ने कहा, मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूं, बस आप मुझे बताइए कि क्या करना होगा। पंडित जी ने गांव वालों से सहमति लेकर एक हवन आयोजित करने का निर्णय लिया। यह हवन कच्चा कालवा के ठीक बीच में करना था, जहां रुक्मणी की हत्या हुई थी। गांव के केंद्र में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजू, पंडित जी और गांव के प्रमुख लोग इकट्ठा हुए। पंडित जी ने हवन का महत्व समझाते हुए कहा, रुक्मणी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी हत्या की जगह पर उसकी आत्मा का विधिवत अंतिम संस्कार होगा। हमें यह हवन आधी रात के समय करना होगा, क्योंकि उसी समय आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। गांव वाले पहले से डरे हुए थे। कई लोग इस विचार के खिलाफ थे। अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर आत्मा और ज्यादा गुस्से में आ गई तो? मोहन की मां ने घबराते हुए पूछा। पंडित जी ने कहा, अगर हवन सही ढंग से पूरा किया गया तो आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन हां, अगर कोई बाधा आई तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। राजू ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा। मैं खुद इस आत्मा से मिला हूं और मुझे लगता है कि इसे शांति की जरूरत है। हमें डर के बजाय हिम्मत से काम लेना होगा। हवन की सारी सामग्री जुटा ली गई। गांव के कुछ साहसी युवक और महिलाएं मदद करने के लिए तैयार हो गए। कच्चा कालवा के बीच में जहां रुक्मणी की हत्या हुई थी, वही हवन कुंड तैयार किया गया। पंडित जी ने कहा, यहां रात के समय से पहले सभी पहुंच जाए। हम सूरज डूबने के बाद शुरू करेंगे। उस रात चांद आधा था और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव में सन्नाटा छा गया। आधी रात के समय हवन शुरू हुआ। पंडित जी ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया।
हवन कुंड से उठती हुई अग्नि की लपटें चारों ओर रोशनी फैला रही थी। लेकिन माहौल अजीब था। चारों ओर हवा अचानक ठंडी हो गई थी। राजू, मोहन और बाकी गांव वाले हवन कुंड के पास खड़े थे। शेरू भी वही था, लेकिन वो हर थोड़ी देर में भौंकने लगता। पंडित जी ने कहा, किसी भी हाल में यहां से कोई नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आत्मा हमें डराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन हमें हवन पूरा करना होगा। मंत्रोच्चार के बीच अचानक हवा तेज हो गई। चारों ओर झाड़ियों की सरसराहट और सूखे पत्तों की आवाज गूंजने लगी। तभी हवन कुंड के सामने एक धुएं के गुबार से रुक्मणी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। उसने चीखते हुए कहा, क्यों मुझे यहां बुलाया है? क्या और सताना बाकी है? राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, रुक्मणी, हम तुम्हें शांति देने आए हैं। तुम्हारी आत्मा अब तक परेशान है और हम तुम्हारा अंतिम संस्कार विधि से करना चाहते हैं। लेकिन आत्मा और उग्र हो गई। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं माफ कर दूंगी? जिन्होंने मुझे मारा वे अब तक मेरी सजा भुगत रहे हैं, और जो इस रास्ते पर आएगा वो हमेशा डर में जिएगा। अचानक हवा ने हवन कुंड की आग को बुझाने की कोशिश की। पंडित जी ने जोर से मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया, लेकिन आत्मा और गुस्से में आकर हवन सामग्री को इधर उधर फेंकने लगी। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आत्मा से कहा, तुम्हें अपने गुस्से से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम तुम्हारा सही से अंतिम संस्कार करें तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम हमेशा के लिए इस दर्द से मुक्त हो जाओगी। रुक्मणी की आत्मा ने राजू को देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। तुम सच कह रहे हो? उसने पूछा। हां, बस हमें यह हवन पूरा करने दो, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देंगे, राजू ने दृढ़ता से कहा। आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। पंडित जी ने अंतिम मंत्रोच्चार किया और हवन कुंड से उठती हुई लपटों ने आत्मा को अपने अंदर समा लिया। जैसे ही मंत्र खत्म हुए, हवा थम गई। माहौल अचानक शांत हो गया। गांव वालों ने देखा कि आसमान से चांद की रोशनी अब पहले से ज्यादा साफ थी। रुक्मणी की आत्मा गायब हो चुकी थी। हवन के बाद कच्चा कालवा पर फैला हुआ डर जैसे छंट गया हो। सुबह होते ही गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होकर उस जगह पर गए। पहली बार उन्होंने कच्चा कालवा पर बिना किसी डर के कदम रखा। पंडित जी ने गांव वालों को समझाया, रुक्मणी अब मुक्त हो चुकी है, उसका क्रोध और श्राप अब यहां नहीं रहेगा। राजू, जो उस रात की घटना का मुख्य गवाह था, अब निडर और शांत था। उसने अपनी यात्रा को एक मिशन की तरह पूरा किया था। गांव के लोग, जो अब तक राजू को मूर्ख और जिद्दी समझते थे, उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। मोहन ने राजू से कहा, भाई, तेरे कारण आज हम सभी इस डर से आजाद हुए हैं। अगर तूने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद हम सभी उम्र भर इस डर के साथ जीते। गांव की औरतें, जो कभी कच्चा कालवा का नाम सुनकर कांप जाती थी, अब उस रास्ते पर जाने की बात कर रही थी। बच्चे, जो पहले अपने घरों से बाहर अंधेरा होने पर नहीं निकलते थे, अब पूरे गांव में निडर होकर खेलने लगे। राजू ने पंडित जी और हरिया काका के साथ बैठकर रुक्मणी की कहानी के बारे में और जानने की कोशिश की। पंडित जी ने बताया, यह हमारे लिए एक सबक है। हमने एक निर्दोष महिला को मारकर उसकी आत्मा को परेशान किया। यह डरावनी घटना हमें हमेशा याद दिलाएगी कि अंधविश्वास और गुस्से में लिए गए फैसले कितने भयानक हो सकते हैं। राजू ने कहा, गांव को अब बदलने की जरूरत है। हमें शिक्षा और जागरूकता फैलानी होगी ताकि भविष्य में ऐसा कुछ न हो। गांव वालों ने कच्चा कालवा को साफ सुथरा करने का निर्णय लिया। वहां की झाड़ियां काटी गई और रास्ते को चौड़ा किया गया। गांव के बच्चे और युवाओं ने उस रास्ते पर फूलों के पौधे लगाए। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर वहां एक छोटा मंदिर भी बनवाया। ये मंदिर रुक्मणी की आत्मा को शांति देने और गांव के लोगों को नैतिकता और सद्भाव की शिक्षा देने के लिए समर्पित था। राजू अब गांव का हीरो बन गया था।
लोग उसे सम्मान से देखते थे। उसका हौसला और निडरता गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। मोहन ने हंसते हुए कहा, अब तो तुझे कच्चा कालवा का राजा कहा जाएगा। राजू मुस्कुराया और बोला, नहीं दोस्त, मैं बस ये चाहता हूं कि हमारा गांव आगे बढ़े और कोई भी अंधविश्वास के कारण गलतियां न करे। कच्चा कालवा का श्राप खत्म होने के बाद गांव का माहौल बदल गया। वहां के लोग अब ज्यादा मिलजुल कर रहने लगे। उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर देना शुरू किया। गांव में हर साल रुक्मणी शांति दिवस मनाया जाने लगा, ताकि उस घटना को याद किया जा सके और उससे सबक लिया जा सके।